बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं आसिम नकवी और आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स में। आज इंशाल्लाह हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहेंगे जनाब डॉक्टर अशर अली शाह साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum Asim bhai, thank you for having me on the show. बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और ऑलवेज यू बिन ग्रेट हेल्प जब भी हम प्रोग्राम करते हैं करंट इश्यूज़ के ऊपर। माशाल्लाह यू लुक थिंग्स वेरी क्लोजली, चाहे वो अमेरिका में हो या पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जी है जो इश्यूज़ अभी रिसेंट पिछले एक दो वीक में आप देख रहे होंगे। सबसे पहले उसके हवाले से बात करेंगे। नॉर्थ अमेरिका में, स्पेशली अमेरिका में, और ह्यूस्टन, एक ह्यूस्टेनियन जो यानी जॉर्ज फ्लॉयड, और उनका जी जो कत्ल हुआ पुलिस के हाथों, इस हवाले से बचाऊंगा कि लाइक ना पूरा मीडिया डिस्कस कर रहा है इसके ऊपर। हाउ डू यू लुक एट, बिकॉज अभी एवरीबडी हैव देयर ओन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, कि जिस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं, लाइक आई मीन वी हैव टॉक्ड अबाउट इट ब्रीफली लास्ट प्रोग्राम के अंदर भी, लास्ट वीक भी, मगर मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा हम और रोशनी डालें कि भी ये क्या हुआ है यहाँ पे, ताकि हमारे नाज़रीन तक जो हमारा चैनल देखते हैं उन तक भी इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके। जी बिल्कुल आसिम भाई, ये मसला चूंकि इस वक्त एक आलमी मसला बन चुका है। शुरू एक स्टेट से हुआ था, जी। उसके बाद फैलते फैलते एक इशू के तौर पर उठा था, और अब नाउ इट्स फिर प्रोटेस्ट बना, फिर उसके बाद आई थिंक अब तो ये एक मूवमेंट बन चुकी है पूरी, जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है, और उसके असरात भी मुरतब हो रहे हैं सोसाइटी पे। बहुत मुस्बत ज्यादा असरात हैं बिल्कुल, और हर किसी का अपने नजरिया, जैसे आपने कहा। खैर, आई मीन इस ये मामला जहाँ से शुरू होता है सारा आसिम भाई, मतलब मेरे नजरिए से अगर आप देखें तो इसको दो तीन तरीके से देखा जा सकता है। अगर आप इसको सिर्फ अमेरिका का इशू देखेंगे, जहाँ पे पुलिस का एक बायस दिखाई देता है अफ्रीकन अमेरिकन सोसाइटी की तरफ, और ये सिर्फ इन सालों की बात नहीं है हाजिरी के, मतलब बल्कि आई थिंक इफ यू गो बैक इन दी ब्लैक हिस्ट्री, अगर आप देखें उठा के यहाँ पे, तो ये हंड्रेड्स ऑफ, आई मीन 100 ईयर्स से पहले का मसला चल रहा है, जो स्लेवरी से होता हुआ फिर पूरी ब्लैक लाइफ मैटर की और मार्टिन लूथर किंग की और वो सारी मूवमेंट चलने के बाद यहाँ पे पहुंचे थे। और उसके बाद फिर अभी तक, आज तक हम देखते हैं कि ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी की तरफ एक बायस दिखाई देता है, खासतौर से पुलिस की तरफ से, क्योंकि आप एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक परसेप्शन है। आपको पता ही है आसिम भाई, क्या जो लोग आई थिंक यहाँ से अमेरिका से बाहर देख रहे हैं उनको शायद इस बात का अंदाजा ना हो, लेकिन कुछ एरियाज बांट लिए गए हैं जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक परसेप्शन बन जाता है लोगों का कि यहाँ पे क्राइम ज्यादा होगा, या फिर जैसे लोगों ने एसोसिएट कर दिया, नेगेटिव कॉनोटेशन दे दिए अफ्रीकन अमेरिकन सोसाइटी को। उसी की इस सिलसिले की एक कड़ी आई थिंक मैं समझता हूँ कि जॉर्ज फ्लॉयड का मर्डर था, और जिस बेरहमी से और बिल्कुल ही इनह्यूमेन बिहेवियर ऑन बिहाफ ऑफ द पुलिस, आई थिंक इट वाज, और आई थिंक ये बिल्कुल बनता भी था कम्युनिटी की तरफ से ऐसा रिएक्शन आना। अगर कोई भी उस वीडियो को देखे, क्लिप को, तो ये बहुत ही इनह्यूमन बिहेवियर था। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आई थिंक इसको देखने के दो तीन तरीके हैं, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप इसको एक अमेरिकन सोसाइटी की तरफ से देखेंगे तो भी एक बायस है जिसको एड्रेस करना बेइंतहा जरूरी है। पुलिस में रिफॉर्म्स लाना जरूरी है यहाँ पे। तो ये एक पर्सपेक्टिव है मेरे हिसाब से। दूसरा पर्सपेक्टिव, अगर आप पूरी दुनिया के एतबार से देखें, तो इवन इस्लामिकली भी अगर आप देखें, या फिर जो इस्लाम के साथ इस वक्त हो रहा है, या फिर पैलेस्टीनियंस के साथ आप देखें, वही डेरेक शोवन ने जो बिहेवियर यहाँ पे किया जॉर्ज फ्लॉयड के साथ, वो बिहेवियर आए दिन आए रोज वहां पे पैलेस्टीनियंस के साथ, हमारे भाइयों के साथ किया जाता है। लेकिन अब तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि आई थिंक दो तीन एस्पेक्ट से इस चीज को देखा जा सकता है। तो अब फिलहाल तो मेरे हिसाब से जो ये मूवमेंट चल रही है, आई थिंक इट्स वेरी फ्रूटफुल एंड इट हैज बोर अ लॉट ऑफ फ्रूट इन दिस सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी। जैसा हम देख रहे हैं कि रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं गवर्नर्स की तरफ से, स्टेट्स की तरफ से, तो आई मगर थिंक कुछ डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक चीज़ आप इसको कैसे देखते हैं, जो लूट मार और जो तोड़फोड़ की जा रही है डिफरेंट शहरों में, जितने भी डाउनटाउन है उसके अंदर, जो जी हमने देखा पिछले कुछ दिनों के अंदर, डू यू थिंक ये सारी इस काज को डैमेज कर रहे हैं? देखिए, अब पहली बात ये है कि एक तो मीडिया का भी इसमें बड़ा किरदार है। दूसरा, अगर आप ऑन ग्राउंड स्टेटिस्टिक्स को देखें, तो ज्यादातर प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है ज्यादातर। सही। और बिल्कुल आपको पता है कि वो एलिमेंट्स जो वायलेंट एलिमेंट्स होते हैं वो हर जगह आके कहीं ना कहीं काम खराब करते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी प्रोटेस्ट हो।
कुछ जज्बाती लोगों की वजह से एक मछली पूरे तालाब को गंदा करने वाली बात है जैसे। तो मूवमेंट तो बिल्कुल ऑथेंटिक लेजिटिमेट मूवमेंट है, ऑब्वियसली उनके मुतालबात लेजिटिमेट है, लेकिन ये जो वायलेंस हुआ है बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कानून को हाथ में लेना किसी को भी ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप उनके नजरिए से देखें तो उन्होंने इसलिए किया कि वो अपना रजिस्टर कराना चाहते थे पॉइंट हर तरीके से। तो आई थिंक नहीं होना चाहिए था, लेकिन आई थिंक बैड एलिमेंट्स आर एवरीवेयर एंड आई थिंक उसको मीडिया ने इतना कवर किया, इतनी कवरेज दी जितनी मैं समझता हूँ शायद उनके अगर पॉजिटिव इश्यूज को देते तो आई थिंक हमारे पास और ज्यादा जल्दी यकीनी रिजल्ट्स आते। So I think it should not have happened, but it happened. So I guess we should protest in a more better and peaceful way going forward. बेशक। और इसके अंदर मैं जिक्र करूंगा कि जो एक वीक पहले गालबन ना लास्ट फ्राइडे बिफोर जो ह्यूस्टन में प्रोटेस्ट हुआ था, दैट वाज वेरी पीसफुल। वहाँ पे तकरीबन 60,000 प्लस लोग जो है उस प्रोटेस्ट में गए थे। उसमें हर कम्युनिटी से लोग उसमें शामिल थे, मुसलमान भी मौजूद थे वहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि हर किस्म के चेहरे हमने वहाँ पे देखे, और दैट वाज क्वाइट पीसफुल प्रोटेस्ट। इट वाज डाउनटाउन ह्यूस्टन जी। बिल्कुल। और आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट जितने भी अभी प्रोटेस्ट हुए तादाद में वाइज अगर देखा जाए तो वो, मगर आई मीन मेरे ख्याल था कि शायद अभी वहाँ पे इससे भी ज़्यादा लोग आएंगे। दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन, मगर स्टिल 60,000 लॉट ऑफ पीपल। मगर एक चीज़ आपने जो कही कि दुनिया में जब प्रोटेस्ट होते हैं तो थोड़े बहुत ऐसे एलिमेंट सामने नजर आते हैं, मगर क्या वजह है कि पाकिस्तान में जब शिया किलिंग्स हुई थी क्वेटा के वाकया के बाद कई दिन तक पूरा पाकिस्तान जो है वो ब्लॉक किया गया था शिया मुसलमानों की जानब से, मगर वहाँ पे एक पत्ता भी नहीं टूटा था। यानी कि हम लोग खुद सड़कों के ऊपर हमने देखा कि हमारे बहन भाई सारी सारी रात बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे और लगातार बैठे हुए थे, मगर वहाँ पे किसी बस को एक पत्थर नहीं मारा गया था, कहीं आग नहीं लगाई गई थी। हालांकि 100 से ज़्यादा लाशें भी सड़कों पे मौजूद थी, उसके बावजूद पीसफुल प्रोटेस्ट था वो। जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। जो ज्यादातर लोग इसको आई थिंक या तो जानते बूझते हुए इग्नोर किया जाता है इस पॉइंट को, लेकिन बिल्कुल कम से कम हमें तो इस पॉइंट को उठाना चाहिए ताकि लोगों को आगे हो और याद आए सबको। मैं खुद उस वक्त पाकिस्तान में था जब क्वेटा में इतने लोगों को शहीद किया था, और उसकी वजह से पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे थे, और हम लोग खुद उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। जो कितने सिट-इन्स हुए थे पूरे हर जगह पे कराची में। तो बिल्कुल आई थिंक आपकी बात 100% सही है। ना कोई इवन ना किसी ने कोई बस जलाई, ना कोई दुकान लूटी, ना कुछ हुआ। इवन एक हमने खुद सफाई वफाई करके भी हम निकले थे वहां से प्रोटेस्ट के बाद। तो ये अब इसको से मैं अपने नजरिए से देखूं तो बिल्कुल आई थिंक जो अहले बैत और उन्होंने हमें तालीमात दी हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसके मद्देनजर उसको फॉलो करते हुए जो हम लोग कर सकते थे वो हम लोगों ने किया। But I think the Shias of Pakistan set a really good example in that regard for everybody. Even के पाकिस्तान में भी अगर आप देख लें दूसरी और जमातों को, दूसरी और मसलकों को, मसालिक को देख लें, तो उनके भी प्रोटेस्ट जो है वो इतने पुरअमन नहीं होते। आई थिंक ये हमारा इम्तियाज है इस बात में, और इसमें मैं अपनी पूरी कौम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ इस बात के लिए। बेशक। और इसके अंदर मैं ये भी बताता चलूँ कि शायद हो सकता है कुछ लोग पॉइंट आउट करें कि रावलपिंडी में जो जुलूस पे वाकया पेश आया था आज़ादारी के टाइम पे, तो उसके अंदर भी बाद में हमारी जो अदारे हैं उन्होंने 1-2 साल के बाद जाके जो असल जो उसके मुजरम थे उनको पकड़ा था, और उनका शियत के साथ कोई लिंक नहीं था। इसी तरह कराची में जो अशूरा का वाकया पेश आया था उसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह। हम लोग 1400 साल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1400 साल से। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी वो कहते हैं कि आगाही है कि हमें प्रोटेस्ट किस तरह से करने हैं और पूरे तरीके से रहते हुए पूरी दुनिया में हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। इवन आज़ादारी को आप खुद देखें तो आज़ादारी खुद एक बाकायदा प्रोटेस्ट है कि जो 1400 साल मजालिम हुए थे हमारे खिलाफ, और अहले बैत के खिलाफ, उनके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं हमेशा आज़ादारी के थ्रू। बेशक, एग्जैक्टली वही है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब अगर आपके साथ जुल्म हो, और जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल। अगर यहाँ पे किसी कम्युनिटी के साथ अगर जुल्म हुआ है किसी भी अंदाज में, तो उसका जवाब आप जुल्म से नहीं दे सकते। अगर आपने जुल्म का जवाब जुल्म से दे दिया तो फिर आप भी उसी सफ में खड़े हो गए। सो दैट्स व्हाट वी हैव। मैंने ऐसी भी वीडियोस देखी जिसके अंदर
कुछ प्रॉपर्टीज जो थी वो स्या फार्म जो लोग हैं यहाँ पे उनकी घरों को या उनकी प्रॉपर्टी को भी डैमेज, उनके बिजनेसेस को डैमेज किया गया और वो खड़े होके ये एहतजाज कर रहे थे कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इज दिस, कि जिसके अंदर लाइक यू नो कि भी आई मीन हु आई एम, आई मीन लिटरली लाइक यू नो कि वो कह रहे कि हम कौन है अगर हमारी, यानी कि वहां पे आके जब गुस्से में आते हैं। और ये चीजें हमने पाकिस्तान में भी देखी अभी रिसेंटली, जब खादिम हुसैन रिजवी जो वो एक मुहिम लेके चल रहे थे, उसके अंदर जो प्रोटेस्ट हुए आपने देखा, बहुत ज्यादा तोड़फाड़ की गई, बसों को आग लगाई गई। ये एलिमेंट्स यू आर राइट एब्सोल्युटली हर जगह पे मौजूद होते हैं, मगर आई थिंक इनको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है। वो चाहे जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आई मीन दे शुड बी लुकिंग अराउंड देमसेल्फ, जैसे कि हम लोग करते हैं जब हमारे आज़ादारी के जुलूस निकाले जाते हैं पाकिस्तान में। वी ऑलवेज लाइक यू नो बी केयरफुल कि लाइक यू नो कि भी हमें मेक श्योर करना है कि वहां पे कोई दूसरा बंदा आके इस तरह की हरकत में इन्वॉल्व ना हो, ताकि जो हमारी शीयत को या मुसलमान जो वहां पे मौजूद है उनको बुरा नाम दे। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और इसकी एक मेन वजह यह भी है ह्यूस्टन के अंदर जो यहाँ के लोग थे वो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस थे इस बारे में कि पिछले कुछ दिनों से जो चीजें पूरे अमेरिका में हो रही थी, उन्होंने मेक श्योर कर रहे थे कि वी नॉट गोना लेट दैट हैपन ओवर हियर। और आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक वो लोग कामयाब हुए यहाँ पे। और मैं देख रहा था कुछ जगह पे ऐसे माहौल बनने की कोशिश की जा रही थी कि जहाँ पे कुछ हालात ख़राब हों, मगर आई थिंक एवरीथिंग डेल्ट वेरी केयरफुली और वो एट द एंड सारा कुछ यानी कि आराम से हो गया। मैं भी कहना चाहूंगा भाई कि पहली बात कि दुनिया को जो हमारी तरबियत अहले बैत ने की है शुरू से 1400 साल से, वो एक तरबियत दिखाई देती है प्रोटेस्ट में और हमारे रहन सहन में। और आई थिंक जितनी जिंदा कौम शिया कौम है उतनी आई थिंक सबको सीखना चाहिए पहले तशय्युर से, फिक़्ह जाफरिया से। कमिंग बैक टू दिस ब्लैक लाइव्स मैटर के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक हमारी तरफ से भी ये बात रिकॉर्ड पे आनी चाहिए कि वी डू सपोर्ट द रिफॉर्म्स एंड चेंजेस दैट आर नीडेड एट दिस टाइम। और मैं देख रहा था अभी कल भी कि ऊपर से आई थिंक आपको पता ही है कि अफ्रीकन अमेरिकन सोसाइटी हमारे यहाँ अमेरिका में जो है वो कंपैरेटिवली इट्स लेस प्रिविलेज्ड जितना हमारे सोसाइटी में दिए जाते हैं प्रिविलेजेस। मैं कल ही देख रहा था कि आई थिंक शुरू के फेब में ऊपर से ये कोरोना वायरस के पेंडेमिक ने सबको नुकसान तो पहुंचाया ही है, लेकिन आपको पता होगा ये बात, इवन हॉस्पिटल्स में CDC FDA सब ने ये बात कही कि लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स और आई थिंक अफ्रीकन अमेरिकन में ज्यादा देखा गया इसका असर और रसूख कोविड-19 का, उसने भी उनको इफेक्ट किया। दूसरा फेब के शुरू में ही मैं कल खबर में देख रहा था कि आई थिंक देयर वर 1 मिलियन ऑलमोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन बिजनेसेस, और अब मार्च में जाके उन्होंने बताया कि 41% प्लंज हो चुका है अफ्रीकन अमेरिकन ओन्ड बिजनेसेस जितने थे, 41% परमानेंटली क्लोज हो गए तकरीबन अफ्रीकन अमेरिकन बिजनेस। अब आप सोचें कि इसका इफेक्ट आगे जाके कितना आएगा। तो आई थिंक दीज आर मच नीडेड रिफॉर्म्स जो इस वक्त अफ्रीकन अमेरिकन सोसाइटी को जरूरत है इन रिफॉर्म्स की। और अभी मैं देख रहा था गवर्नर कोमो ने भी बहुत सारे, इवन जैसे चोक होल्ड को उन्होंने बैन किया है कि पुलिस अब चोक होल्ड नहीं कर सकती। उनके जो पिछले रिकॉर्ड्स होते हैं वो पहले 50A एक रूल था उसके मुताबिक छुपाए जाते थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं मंजर आम पे लाने चाहिए जो उनके डिसिप्लिनरी चार्जेस पहले, जैसे डेरेक शोवन का भी पता चला था कि पिछले प्रायर 17 और 11 चार्जेस उनके ऊपर पहले से चल रहे थे जिनसे वो निकल चुके थे ऑलरेडी। अब ये बिल्कुल जब 11 और 17 तकरीबन पिछले चार्जेस थे तो ये तो होना ही था आगे जाके, और आई थिंक वो होना भी चाहिए था। उसके अलावा मिनियापोलिस में हम देख रहे थे कि डिफंडिंग की और डिसबैंडिंग की बात हो रही है पुलिस के महकमे की, मतलब पूरी सोसाइटी अब बिल्कुल वाकई में होना भी चाहिए। मैं देख रहा था कि इवन अमेरिका में it's a matter of life and death basically if you are letting someone go out on the streets and give them a lethal weapon like a gun, और तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप किसी की जिंदगी मौत का फैसला कर रहे हैं बाहर स्ट्रीट्स पे जाके। तो जैसे डॉक्टर के हाथ में जिंदगी और मौत का फैसला होता है और उसकी पढ़ाई आपको पता है कि कितनी लंबी पढ़ाई पीछे पूरा कोर्स होता है, एजुकेशन होती है फॉर years and years। और अमेरिका में कंपैरेटिवली पुलिस ऑफिसर बनना इट्स नॉट दैट हार्ड। 9 months में including training and courses you can be a police officer after high school, you don't even need a graduate degree for that। तो and like एक बंदा जो हाई स्कूल से निकला उसने 9 महीने की ट्रेनिंग की and now he is policing around
on the streets with a lethal weapon, that does not make sense. And I think it's a much needed reform at this time. और I think Black Lives Matter की जो protest है उन्होंने इसको लाइट दी है, तो I think this is a much सही, needed मगर reform. एक और हम लेट्स लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल कि अगर हम दूसरी तरफ से जाके देखते हैं कि हमने जब देखा कि जो क्राइम रेट अमेरिका में होते हैं डिफरेंट शहरों के अंदर, और जिस तरह से पुलिस वालों को शूट किया जाता है, वो एक बहुत बड़ा नंबर है. अभी रिसेंटली ह्यूस्टन में मैंने देखा कि लाइक पुलिस वालों को एवरी फ्यू डेज हमने देखा कि पुलिस वालों को फॉर नो रीजन somebody just came and shot them, और उनके साथ, और ये अनफॉर्चुनेटली ये भी जो इंसिडेंट है वाइट और अमेरिकन जो ब्लैक अमेरिकन हैं उनके तरफ से जो है इस तरह से उनके वाइस वर्सा यानी कि ये हो रहा है. सो इस इशू को अगर आप देखते हैं लाइक उसके ऊपर भी फिर लाइक देन बहुत सारे लोगों की हमदर्दियाँ जो है वो पुलिस वाले के साथ भी आ जाती है कि पुलिस वाले जो है वो अपनी जान जो है वो इस तरह लाइक फ्रंट ऑफ द लाइन खड़े होते हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो उनको जब मार दिया जाता है फॉर नो रीजन, जब अभी एक सरदार को आपने देखा होगा ह्यूस्टन के अंदर जो फॉर नो रीजन उनको गोली मार दी गई, और छोटे छोटे उनके बच्चे हैं. इस तरह कई हम एवरी फ्यू डेज पूरे अमेरिका में सुनते रहते हैं. आई थिंक ये आसिम भाई ये रूट जो करती है ना प्रॉब्लम, आपकी बात बिल्कुल सही है 100% कि अगर हम पुलिस की तरफ से और मामला को देखें तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिफॉर्म्स आने चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में. जब पुलिस डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स आएंगे और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो लोगों के दिल में वैसे ही पुलिस के बारे में नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएंगे, और आई थिंक फिर ये इशू भी एड्रेस हो सकता है, खत्म हो जाएगा वो काफी हद तक अगर लोग पुलिस पे भरोसा करना शुरू कर देंगे. अच्छा, लास्ट थिंग इस हवाले से एक और हमने नारा देखा कि नो फंडिंग फॉर पुलिस. जी, हाउ डू यू लुक एट दैट? आई मीन इसका क्या मतलब है? जी, यही मैं आपसे अभी जो बात कर रहा था वो इसी बात पे बात कर रहा था. मैं भी सुन रहा था कि बहुत सारे ओपिनियंस और ऑप्शंस दिए जा रहे हैं इस वक्त के डिफंडिंग की जाए, बल्कि मिनियापोलिस ने तो बाकायदा खत्म करने का तक सोच लिया पुलिस का महकमा बाकायदा. तो कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ देख रहे हैं वो. बहुत सारे ऑप्शन इस वक्त टेबल पे हैं और उन सब पे बातचीत की जा रही है. मेरा नजरिया इस बारे में ये आई थिंक कि जो मैं पढ़ रहा था कि वन ऑफ द ऑप्शंस दैट इज बीइंग गिवन राइट नाउ इज के आई थिंक के अगर पुलिस को, पहली बात के पुलिस आई थिंक एक लाजमी हिस्सा है हमारे माशरे का और होना चाहिए, वरना जैसा आप देख रहे हैं कि पुलिस के होते हुए जब इतने वायलेंट क्राइम्स हो जाते हैं तो उसके बगैर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. मे बी आई थिंक शायद आगे जाके टेक्नोलॉजी हमारी इतनी बढ़ जाए कि आई थिंक वी कैन प्रिवेंट दोस क्राइम्स विदाउट पुलिस बीइंग एक्टिव ऑन द स्ट्रीट, शायद फ्यूचर में. बट फॉर नाउ आई थिंक पुलिस इज डेफिनेटली अ नेसेसरी एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. लेकिन आई थिंक वही बात है कि मेरे हिसाब से जो मैं ऑप्शन अच्छा समझता हूँ वो ये है कि जिस कम्युनिटी में पुलिस का डिपार्टमेंट है उसी कम्युनिटी से भर्ती करने चाहिए लोग पुलिस में, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों को पता हो, उन पुलिस वालों को भी पता होगा कि मैं इसी कम्युनिटी में रहता हूँ, मैं इसी कम्युनिटी का जिम्मेदार हूँ और मुझे इसी कम्युनिटी के लिए करना है सब कुछ जो करना है. और फिर कम्युनिटी को भी पता होगा कि अगर किसी पुलिस वाले ने कोई गलत काम किया तो उनको पता है कि ये बंदा यहाँ रहता है, उसको खुद भी आप बंदे को एक सेल्फ अवेयरनेस रहती है कि मैं सोसाइटी में अपनी गलत काम ना करूँ कोई. तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन टू डू एंड फॉलो. दरअसल आई डोंट नो, आई मीन क्योंकि जो क्रिमिनल्स होंगे ना वो इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाएंगे. उनके नज़दीक डजंट मैटर कि पुलिस वाला उनकी अपनी कम्युनिटी में से है या नहीं है, वो हमेशा इस चीज़ की आड़ में वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है. हमने ये ऐसी भी वीडियोस वायरल हैं, आप भी ने भी देखी होंगी, जिसके अंदर किसी को रोका जाता है. हम लोग से कि लाइक वो कौन सी रेस से उसका ताल्लुक है. I'm just gonna like just put it out. I mean people can go and search themselves. कि जब as soon as पुलिस उनको स्टॉप करती है राइट अवे वो रैशनल हो जाते हैं कि लाइक उनका आगे से बिहेवियर जो है बिल्कुल उनके साथ बात करने का मूड ही नहीं होता. लाइक राइट अवे जो है ना वो गुस्से में आ जाएंगे और हर चीज़ को जो है आगे से गलत तरीके से बिहेव करेंगे. इधर यू और मी अगर हम कोई स्टॉप करता है, हमने देखा है कि लाइक वी आर फॉरेनर्स राइट. मुझे जब भी पुलिस वाले ने पूछा उसने आके कहा हेलो हाउ आर यू,
Is everything okay? Why you were going too fast? That's the first thing I hear. अगर उनको बता देते हैं, कई दफ़ा वो वार्निंग दे देते हैं, कई दफ़ा टिकट दे देते हैं, ठीक है. जी. अब दैट्स हिज जॉब. मेरा पर्सनल उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, अनलेस के मैं उसको आते ही गालियां देना शुरू कर दूं, उसके साथ मैं मिसबिहेव करूं, हर वो बात जो कहे जो मैं एग्री ना करूं कि आई एम नॉट गोना डू इट, कि लाइक तुम उसको, अनलेस के वो आपके साथ आके आपके साथ गाली गलोच करे पुलिस वाला, तो आई कैन अंडरस्टैंड. मगर मैंने आप पिछले 27-28 सालों में मैंने ऐसा बिहेवियर अपने साथ कम से कम नहीं देखा, और ना ही मेरे किसी जानने वाले के साथ. मैं कितने लोगों से मेरी बात हुई कि भाई किसी के साथ ऐसा बिहेवियर फॉर नो रीज़न किसी ने किया है, उन्होंने कहा नहीं हमारे साथ हमेशा. बल्कि एक बंदा मुझे अभी कल ही बता रहा था कि उसके वारंट निकले हुए थे ट्रैफिक टिकटिंग के ऊपर. पुलिस वाले ने, उसने उससे बोला कि मुझे इमरजेंसी है, मुझे कहीं पे जाना है. पुलिस वाला इतना नाइस इनफ कि उसने कहा कि मैं तुम्हें जाने तो नहीं दे सकता, तुम्हारे वारंट निकले हैं, आई विल हैव टू अरेस्ट यू, मगर मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा कि मैं तुम्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके जाता हूं, तुम्हारा वारंट, और जब तक तुम पहुंचोगे वहां पे बेल जो है वो डिसाइड हो चुकी होगी, तुम बेल पे करो, देन आई विल ब्रिंग यू बैक ओवर हियर एट योर कार एंड देन यू कैन लीव. सो दे आर देयर टू हेल्प, अगर आप उनके साथ कोऑपरेट करें. मोस्टली ये केसेस नजर आते हैं. सो आपके ख्याल में कोऑपरेशन का भी कोई मसला होता है? ऑलरेडी माइंडसेट होता है कि हमने कोऑपरेशन करना ही नहीं है. देखिए ये वही बात है ना आसिम भाई, अभी आपने भी एक मिसाल दी, आपने भी एक आइसोलेटेड इंसिडेंट की मिसाल दी. अब इसको दो तरीके से हम बात कर सकते हैं, एक जनरल परसेप्शन पे बात कर सकते हैं, दूसरा आइसोलेटेड इंसिडेंट पे बात कर सकते हैं. जो जनरल परसेप्शन है, जो जनरली देखा जाता है, वो ये देखा जाता है कि व्हाइट स्किन लोगों को, व्हाइट कलर्ड पीपल को ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता है. कि इवन मैंने कितने, अब अगर मैं भी आइसोलेटेड इंसिडेंट्स कोट करना शुरू करूं तो मैंने कितने देखे हैं ऐसे इंसिडेंट्स के द सेम थिंग दैट वी आर सेइंग कि अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डू, कि पुलिस से कोऑपरेट नहीं करते और समथिंग, और दे बिकम स्टबर्न, और बिल्कुल उनकी सुनने के उसमें नहीं होते मूड में. मैंने कितने इंसिडेंट्स देखे कि व्हाइट पीपल डिड दैट बट दे गॉट अवे विद इट. लेकिन हमने कितने देखा है कि उससे कई लेस स्केल पे अफ्रीकन अमेरिकन ने किसी ने रेजिस्ट किया एंड दे वर शॉट. एंड आई एम प्रीटी श्योर यू नो दैट टू, कि कितने इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें द गाय वाज अनआर्म्ड, उस पे कोई शूट करने का रीजन भी नहीं था, एंड दे शॉट द पर्सन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन डिसेंट. और हमारी जहां तक कम्युनिटी की बात है, तो जो हमारी ब्राउन कम्युनिटी है, जो इमिग्रेंट कम्युनिटी, आई थिंक कि हमारे यहाँ जनरली इतनी अवेयरनेस वैसे भी शायद अपने राइट्स के बारे में बहुत कम होती है कि हमारे राइट्स क्या है एज ए सिटीजन. और ऊपर से हम लोग वैसे भी, आई थिंक हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी वैसे पुलिस से इतना नहीं है जैसा कि अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी का शुरू से कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ आ रहा है. और आई थिंक वही सारा बायस जो हम अभी पहले बात कर रहे थे, वही बायस आता है कि पुलिस वाले भी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को आई थिंक पार्शियली टारगेट कर रहे होते हैं, और अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी भी फिर बदले में उनको वाइस वर्सा कर रही होती है. अगर वही प्रिविलेज जो व्हाइट कम्युनिटी को दिया जा रहा है, वही अगर अफ्रीकन अमेरिकन को दिया जा रहा होता, आई डोंट थिंक कि वो इतना रेजिस्ट करेंगे कभी. और अगर हमारे लिए भी ऐसा होता तो कभी, तो ये आई थिंक इट्स म्यूचुअल, दोनों तरफ से है. सही. और इसमें अगर हम पढ़ेंगे कि किसने पहले शुरू किया था, तो ये हम सबको पता है कि अफ्रीकन अमेरिकन जो कम्युनिटी है, उन्होंने कितने सालों से वो इस बात को अपने राइट्स के लिए लड़ते आ रहे हैं. तो उनको शुरू से स्लेवरी उनकी चल रही थी, तो उनका तो राइट बिल्कुल दूसरी पार्टी का ज्यादा वो है हाथ. लेकिन उसमें पुलिस नहीं इन्वॉल्व थी डायरेक्टली, वो अलग बात है. बिल्कुल. पुलिस का मामला ये आगे जाके चला है कि उनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया था. और वाकई में ऐसे वाकयात हैं, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं ऐसे कि जिसमें पुलिस ने ज्यादती की है. तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर पुलिस में रिफॉर्म लाए जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, और जो रिफॉर्म्स अब आ रहे हैं ये अगर लाए जाएंगे, आई थिंक लोगों का रिन्यूड भरोसा होगा. यू थिंक कि ये सारी चीजें फेडरल लेवल पे होनी चाहिए ताकि सारी जगह पे यकसा उनका अमल दरामद हो? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तो ये सिटी बेस्ड और स्टेट बेस्ड के ऊपर चीजें चल रही हैं यहाँ पे. कुछ ऐसे कवानीन आने चाहिए जिसके अंदर लाइक हर जगह पे जो है उसके ऊपर यकसा अमल हो, और कुछ चीज़ों के ऊपर लाइक एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. जैसे आपने पहले भी फरमाया कि उनके स्पेशली बैकग्राउंड्स जो हैं
वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए जो लोग उसके अंदर आए, ये नहीं कि जो लोग पहले से उनका रिकॉर्ड हो और खुद भी क्रिमिनल रह चुके हों और बाद में पता लगे कि वही जो है वो सर्व कर रहे हैं और उसके बाद ज़ाहिर है कि उनका माइंड सेट का नहीं पता हो। क्योंकि बहुत सारे ये ऐसे भी केसेस हैं, जैसे हमने देखा कि फौज के अंदर भी जो आपको याद होगा कुछ किलिंग्स जो होती हैं, जो लोग यदि बेस पे उठ के गोलियां चलाना शुरू करते हैं, मेंटल हालत उनकी सही नहीं होती। सो ऐसे भी केसेस हुए हैं। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है ना इनके रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है प्रेशर की वजह से भी हो सकता है कि लाइक फॉर लॉट ऑफ प्रेशर दे कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल। सो आई डेफिनेटली इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, हमें रिफॉर्म्स होने चाहिए और इसके ऊपर आई थिंक जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खोला जाएगा और इनके ऊपर चेक्स रखे जाएंगे, वो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें अगर आप देखें तो अथॉरिटी किसके पास है? सही। अफ्रीकन अमेरिकन के पास अथॉरिटी है या पुलिस के पास अथॉरिटी है? अथॉरिटी पुलिस के पास है। इस वजह से लोग इस मामले को दूसरे तरीके से देखते हैं और देखना बनता भी है कि भाई अथॉरिटी पुलिस के पास है। अब जिसके पास अथॉरिटी है वो उसकी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी बनती है बजाय एक रेगुलर सिटीजन के। ठीक। इस वजह से ज्यादातर लोग पुलिस को कह रहे हैं और हम भी इसी वजह से पुलिस को कह रहे हैं कि पुलिस में रिफॉर्म्स आने चाहिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट का इदारा है जो रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट बेसिकली ऑन द स्ट्रीट्स। तो अगर अगर आपका ही हमारे साथ बर्ताव है तो दैट मीन्स के गवर्नमेंट का हमारे साथ ऐसा बर्ताव है। इस वजह से आवाम में इतनी बरहमी और इतना गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हम तो रेगुलर सिटीजन है बेसिकली। अगर कोई पुलिस वाला ही कम्स अप टू आवर विंडो, हम उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है ऑब्वियसली। सही। तो इस वजह से अगर वो हमारे साथ मिसबिहेव करे, अपने अथॉरिटीज का गलत इस्तेमाल करे, और फिर हमें अब तो बॉडी कैम्स इतने आ गए, वो इम्प्लीमेंट हो गए, तो हर चीज कोई छुपती नहीं है, तब जाके इतनी रेसिज्म और इतनी पार्शियलिटी है। तो आई थिंक फिर हमें मेजर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। मगर एक अनफॉर्चुनेट चीज जो हुई है आफ्टर ऑल दिस यानी कि थिंग हैपेंड, इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि स्टिल उनका बिहेवियर जो है जिस तरह से लोगों के साथ हुआ है। अभी आपको बताओ 75 ईयर ओल्ड आदमी को पुश किया था पुलिस वाले ने। अब वो बेचारे, ही वाज अ 75 ईयर ओल्ड, तो व्हाट कुड ही हैव डन, लाइक कितना वो नुकसान कर देता। ही वाजंट इवन वायलेंट। और सबसे बुरी बात जो मुझे उसमें उसकी फॉलो अप स्टोरी में लगी थी कि जितने लोगों को, आई थिंक 57 पुलिस ऑफिसर्स को जिन्होंने उनको उस मामले पे सस्पेंशन मिली थी, दूसरी स्टेट ने उनको जॉब ऑफर की, हायर कर लिया बेसिस पे। मतलब जी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आई थिंक हमें बहुत अच्छे रिफॉर्म्स की जरूरत है एंड सॉलिड रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि दीज थिंग्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। जी, हर किसी को बराबर राइट्स मिलने चाहिए। दैट्स व्हाट अमेरिका इज बेस्ड ऑन। सही, बिल्कुल सही। इंशाल्लाह आई होप कि जो यहाँ पे लॉ मेकर्स हैं इस चीज़ों को देखें। हालांकि हमने देखा कि जो यहाँ पे लॉ बनते हैं उन लोगों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है, और मगर आई डोंट नो कि किस हद तक उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया है और इसके ऊपर वाकई ही कुछ रिफॉर्म्स वो लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे। मगर लेकिन अगर आप देखें तो जब ये हुआ था जॉर्ज फ्लॉयड के साथ, आई डोंट थिंक कि आपने या मैंने या किसी ने भी ये सोचा था कि ये इतनी बड़ी मूवमेंट बनेगी या इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा। बिकॉज उसकी वजह ये है दरअसल कि ऐसी चीजें हम देखते हुए आ रहे हैं। एग्जैक्टली चीजें होती रहती है एवरी फ्यू डेज, एवरी फ्यू मंथ्स। आई थिंक अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि उसको लोगों ने एड्रेस किया और इतने बड़े लेवल पे एड्रेस किया, और अब हम देख भी रहे हैं स्टेट वाइड चेंजेस आ रहे हैं और रिफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। आई थिंक इंशाल्लाह फेडरल लेवल तक जाएगी आवाज ये। आई थिंक इसका सही एक पुश और फैसला जो हमें आने वाले दिनों में इलेक्शंस के अंदर भी नजर आएगा कि हाउ पीपल विल एक्ट ऑन दिस, और आप हमें वो कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ स्पेशली कोविड-19 के हवाले से, कि पूरी दुनिया के अंदर देखा यह जा रहा है कि चीज़ें अब दोबारा से जो ना एक वो सेकंड जो लहर है इसकी वो देखी जा रही है या बिल्डअप हो रही है। आपको क्या लगता है ये जो सारे प्रोटेस्ट अभी यहाँ पे स्पेशली अमेरिका के अंदर हो रहे हैं, डू यू थिंक दैट विल अफेक्ट, बिकॉज जैसे आपने पहले फरमाया था कि स्पेशली जो स्याफाम जो लोग हैं यहाँ के वो ज़्यादा अफेक्टेड थे इससे, और इन प्रोटेस्ट के अंदर भी एक बड़ी तादाद उन्होंने शिरकत की थी। डू यू थिंक दैट विल अफेक्ट? जी, आई थिंक उसी मामले से कनेक्टेड अगर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं तो मैं यही, अभी मुझे भी यही डर था कुछ दिनों पहले तक, जैसा कि आपने देखा कि इवन पाकिस्तान में रमजान खत्म होने के बाद जो 2-3 हफ्ते बाद सूरत हाल पैदा हुई है इस वक्त पाकिस्तान में, बेशक
जो जो बदतमीजियां कहूंगा या फिर मैं कहूंगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और रूल्स को फॉलो नहीं किया गया रमजान में, उसका रिजल्ट आप देखें 2-3 हफ्ते बाद पाकिस्तान में कितना बड़ा स्पाइक आया है इस वक्त जी कि हॉस्पिटल्स भर गए सारे। आई थिंक वही डर मुझे इस वक्त यहाँ पे यूएस की सोसाइटी में भी है, क्योंकि हमने देखा जितनी भी वीडियोस हम लोगों ने देखी हैं जो प्रोटेस्ट हुए, एवरीबडी वाज स्टैंडिंग क्लोज, देयर वाज नो 6 फीट डिस्टेंस। आई थिंक ज्यादातर लोग बिल्कुल मास्क पहने हुए थे और बहुत सारे लोग मास्क नहीं भी पहने हुए थे। और उसके अलावा और लोग हग कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे, आई मीन इमोशनल वो एक चल रहा था, उस वजह से सब दोस्त थे। तो आई थिंक अल्लाह रहम करे, मेरे ख्याल से जो मेरा अंदाजा है कि इट्स गोना स्पाइक अगेन एंड आई सी इट ऑन द राइज। मैं आज ही देख रहा था कि केसेस कुछ स्टेट्स में बढ़ गए हैं पहले से। जी और अब होपफुली आई मीन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, बट आई थिंक मे बी इन 2-3 weeks we might see a spike in COVID-19 again in the US. डॉक्टर साहब, आई हियर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कि हो सकता है कि नेक्स्ट कमिंग 1 और 2 वीक के अंदर दोबारा से हम लोग लॉकडाउन की तरफ जाएं, और काफ़ी सवियर किस्म के लॉकडाउन की तरफ। बिल्कुल, क्योंकि और अब रीओपनिंग होना शुरू हुई है स्टेट्स की। आई थिंक वो एक अलग फैक्टर है, क्योंकि आप देखें कि डे 1 से जब कोविड-19 आया था उससे अब तक लेके आई डोंट थिंक देयर वाज एनी ड्रास्टिक चेंज इन द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। ऑल वी नो नाउ इज दैट एवरीबॉडी नोज कि अब हमें मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, हैंड सैनिटाइज जी करने हैं। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी बड़ी चेंज आया है कि हमने कोई ब्रेक थ्रू ड्रग ले ली कि जिससे आप कोविड-19 बिल्कुल सही हो जाता है, या फिर अब वैक्सीन आ गई। तो पहले दिन से अभी तक कोई इतना मेजर चेंज आया नहीं, लेकिन हमारी पॉलिसी और हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स कोविड-19 हैज चेंज ड्रास्टिकली। लोग अब समझ रहे हैं कि जैसे कोविड-19 खत्म हो गया, कि मतलब अब सब कुछ दोबारा खुलना शुरू हो गया। तो या तो हमने जो पहले बंद किया था वो गलत था, और या तो अब जो हम खोल रहे हैं वो गलत है। दोनों में से कोई एक चीज है लोगों के समझने के लिए। तो आई थिंक मैं अभी भी लोगों को यही कहूंगा आपके चैनल के थ्रू भी कि until or unless a vaccine comes out, I think everybody needs to protect themselves with the utmost care that they can. जितना कर सकते हैं इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को रखें, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करें। डोंट थिंक कि अब खत्म हो गया या कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया, बट इट्स स्टिल देयर। हमने सिर्फ ट्रांसमिसिबिलिटी कम किया उसकी, कि फैलना कम किया लोगों में उसका, कि उसका स्प्रेड को स्लो डाउन किया है हम लोगों ने बेसिकली। बट कोरोना वायरस इज स्टिल हियर एंड इट कैन स्पाइक इन अ मोमेंट। अगर एक फ्लेयर अप होने की जरूरत है, एंड देन इट्स गोना स्प्रेड अराउंड एवरीवेयर लाइक इट वाज बिफोर। तो हमें वो सब देखते हुए चलना है और इसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए, अभी भी जब जैसे पहले ले रहे थे। Until or unless we come out with a vaccine and then that vaccine is implemented, तो आई थिंक कि तब तक लोगों को करना चाहिए एहतियात। ऑन ऑन अ लाइटर नोट, डॉक्टर साहब, आपने भी शायद वो वीडियो देखी होगी पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स को रखा गया है, वहाँ पे उसी हाल के अंदर कोरोना के पेशेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। जी मैंने देखी आई मीन दैट्स हिलेरियस कि लाइक यू नो कि पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह। ये आपको पता है कि हमारे लिए कोई भी मसला इतना बड़ा नहीं होता कि जिंदगी रोक दे। बेशक, और क्रिकेट को तो वो किसी हालत में नहीं रोक सकते चाहे कुछ भी हो। और मैं आई वाज सरप्राइज कि उसके नीचे नोट लिखा हुआ था कि इनके घरों में लोग महफिलें दुआएं रखाए जा रहे हैं और लोग ये कर रहे हैं, और जो पेशेंट हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और हॉल के अंदर उन्होंने बकायदा पूरा अपनी लाइक यू नो क्रिकेट खेल रहे हैं। दैट वाज सरप्राइजिंग टू मी। नहीं, मैं अभी तो मेरे दोस्त सारे वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, वो भी मुझे ऑन ग्राउंड रियलिटीज बता रहे थे वहाँ की कि क्या सिचुएशन है। जी वाकई पाकिस्तान में इस वक्त अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहा है कोविड-19, और बेड्स कम पड़ गए हैं। हॉस्पिटल्स ने, आपको पता ही है कि उन्होंने कितना हॉस्पिटल्स में अनाउंस भी कर दिया कि हमारे पास अब मजीद वो नहीं है कैपेबिलिटी कि हम पेशेंट्स को अकोमोडेट कर सकें। सही। दवाओं की कमी है। टोकोलिजुमैब एक दवा है, वो बड़ी हाई डिमांड मांगी जा रही है, नहीं मिल पा रही लोगों को। जी तो जो सुनने में आ रहा है, आई थिंक कि पाकिस्तान में दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए उनको, क्योंकि आई थिंक जब तक लॉकडाउन, मेरे ख्याल से आई थिंक दे शुड लॉक डाउन अगेन एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। और जितने लोगों ने भी इसको मिसयूज किया रमजान में, आपको पता ही है कि वो एक रिलीजियस एस्पेक्ट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आ जाता है, रिलीजियस भी जिसकी है वजह से और पॉलिटिकल भी है। जी अब पॉलिटिकल भी था बिल्कुल। बिल्कुल फेडरल वर्सेस प्रोविंशियल भी बड़ा मसला चल रहा था। जी। तो आई थिंक इसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान अल्लाह ना करे माइट बिकम एन एपिसेंटर फॉर द डिजीज।
और अभी सूरत बहुत ख़राब है, क्योंकि पहले आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब हमने प्रोग्राम किया था, हम बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान के अंदर अगर टेस्टिंग नहीं है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा फैल भी नहीं रहा, कि हमें खबरें नहीं मिल रही कि लोग मर रहे हों या लोग हॉस्पिटल में एडमिट हों, तो ये खबरें नहीं मिल रही थी। मगर नाउ वी सी दैट आए दिन फेसबुक के ऊपर हम देखते हैं कि लाइक ना किसी की कोविड-19 से मौत की खबर आ रही होती है। किसी ना किसी ग्रुप के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उस फलां आदमी को भी कोविड हो गया, उसको भी हो गया। यानी कि ये चीज़ें अब पिछले कुछ दिनों से स्पेशली आफ्टर ईद हम देख रहे हैं कि लाइक बड़ी तेज़ी से जो ये खबरें आ रही हैं। हमारी अपनी फैमिली में मैं देख चुका हूँ, काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है। सो ये चीज़ें अब जो है वो पता चल रही है कि लाइक चाहे टेस्टिंग नहीं है, मगर इसका मतलब है कि कोविड फैल चुका है वहाँ पे और मज़ीद फैल रहा है, तो इसीलिए तो अमवात हो रही है। और लोग यानी कि हॉस्पिटलों के अंदर बैनर्स लगे हुए हैं कि भाई उनके पास जगह ही नहीं है और लोगों को लेने की, और जिनके पास है वो भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि बेहिसी का ये आलम है कि लाख लाख रुपए से लेके 2-3 लाख रुपए एक एक दिन का प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है चार्ज कर रहे हैं जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में। दैट्स अनबिलीवेबल। पहले मैं इस बात पे रोशनी डालना चाहूँगा थोड़ी सी सुनवाई के। आपके जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे होंगे, मैं उनको वो मेरी बातों से ये ना समझे कि मैं बहुत डरा रहा हूँ आपको इस डिजीज के बारे में, या फिर बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं लोगों को इतना प्रिकॉशन, अगर आप ये कहें ना कि मैं डरा रहा हूं तो वो भी गलत नहीं होगा, डरना चाहिए। ये एक खौफनाक चीज है जिससे लोगों को डरना चाहिए। कि मैं तो डर रहा हूं इससे कि ये एक चीज मैं वही कहना चाह रहा था कि लोग ये ना समझे ना कि इरेशनल फियर फैला रहा हूं मैं। वो बात ये है सिर्फ इतनी सी कि अगर लोगों में इतनी वो शऊर आ जाए कि हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहनने हैं, उन इलाकों में मत जाएं जहाँ पे फैला हुआ है, अगर ये सारी अवेयरनेस लोगों में आ जाए और लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना शुरू कर दे, तो शायद मैं इतना डराऊं भी ना। कि जैसे इवन अब यूएस में आप देखें कि चीजें खुलना शुरू हो गई, बिकॉज परसेप्शन ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर नाउ कि उनको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में अभी इतनी अवेयरनेस भी आई है जितनी यहाँ पे आ चुकी है लोगों में। बिल्कुल आई थिंक मास्क पहन रहे हैं लोग, लेकिन आपको पता है कि कितने लोग मास्क ज्यादातर बल्कि ऐसे ही घूम रहे हैं। और उसके अलावा रमजानों में भी हमने देख लिया कि क्या हुआ। तो इस वजह से वो डराने का एस्पेक्ट जो है ना, तो ऐसा ना समझे कोई कि इरेशनल फियर फैला रहे हैं। अगर लोग अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को अवेयर करें कि कैसे इसको प्रिवेंट करना है, तो आई थिंक फियर वैसे ही कम हो जाएगा कम्युनिटी में इस बारे में। और दूसरा आपका जो बात थी कि टेस्टिंग और ट्रीटमेंट कितनी महंगी चल रही है वहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में, तो ये बात बिल्कुल सही है। आई थिंक इवन शौकत खानम हॉस्पिटल में मुझे पता चला था कि 9,000 ले रहे थे वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए कोविड की, और उसके बाद आई थिंक पर बेड के चार्जेस अलग हैं और फिर ट्रीटमेंट अलग है। तो वाकई बहुत बुरी सूरत हाल है। आई थिंक अब हुकूमत से इस वक्त एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे, क्योंकि जब तक उन्होंने अभी तक इतना अरसे में हुकूमत की तरफ से कोई इतना बड़ा कदम नहीं लिया गया पाकिस्तान में, एक्सेप्ट फॉर लॉकडाउन ऑब्वियसली, लेकिन वो उस पर पॉलिटिक्स कितनी हुई है आपको पता है अच्छे तरीके। तो exactly. देखते हैं अब आई थिंक क्या किया जाता है हुकूमत की तरफ से। सब्सिडाइज तो ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे, ना लोगों को रीइंबर्स या डिसबर्स करेंगे, तो देखते हैं। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हुकूमत के हाथ में नहीं है पाकिस्तान में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास आई डोंट थिंक दे हैव दैट काइंड ऑफ मनी कि जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ने लोग कंपैरिजन अजीब चीज़ों का करते हैं कि लाइक जी यहाँ पे जो है वो $1,200 दे दिए, तो इनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए थे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उतने पैसे उससे कई कम पैसे ओ करती है दूसरे। आप ये देखिए अभी इसका भी मैं चले अच्छा हुआ आपने पॉइंट भी निकाल लिया कि जो अभी यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज निकाला गया था, इसके भी अभी आप देखिएगा इसके मंफी असर आएंगे आगे। ओह यस, आई मीन वी विल हैव टू पे बैक। we're $15 basically right now. Exactly. आपको पता है कि if you like flood the market with more bills of dollars, it's going to cause inflation going forward. डॉलर की वैल्यू, बाइंग वैल्यू में कमी आएगी आगे जाके, और उसके बाद इन्फ्लेशन, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन आएगी। जो चीज अभी हमें 3,000 में वो जो चीज मिलती है वो आगे जाके 6,000 में मिलेगी। तो इसके भी असर दिखाई देंगे अभी आगे जाके इकोनॉमी में। आई डोंट थिंक, जैसा आप कह रहे हैं, पाकिस्तान तो इस कैपेसिटी में भी नहीं है कि वो ये काम कर सके। और आई थिंक हमारी आवाम भी आप देखेंगे बहुत, जितना हम देख रहे थे पहले
कि राशन बांटे जा रहे हैं लोगों को, बेचारे हम लोग समझ रहे थे कि हर घर में मसला चल रहा है कि दाल रोटी खा रहे हैं लोग, या फिर वो भी नहीं मिल रही लोगों को। आप रमजान में देखें जब दुकानें खुली, आई थिंक कितने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस का बिजनेस हुआ है उस वक्त मार्केट में। तो हमारी आवाम भी बिल्कुल रेडी बैठी थी उस चीज के लिए। तो आई थिंक हमारी आवाम को और हमारी गवर्नमेंट को दोनों को मिलके कोऑपरेट करना पड़ेगा साथ में, वरना आई डोंट थिंक COVID-19 कैन बी हैंडल्ड इन पाकिस्तान एनी अदर वे। सो फार आई मीन चीज़ें जो है आई मीन मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस तरह से हैंडल हो रही हैं वहाँ पे। और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना आसिम भाई, असल में मसला ये है कि अगर गवर्नमेंट से हम उम्मीद भी करें कि वो एक अच्छी पॉलिसी बनाए, अच्छे लॉज बनाए, वो बना भी उसको देंगे मगर उसके इम्प्लीमेंटेशन को करने नहीं देगा। इम्प्लीमेंट उसको हाँ अवाम राजी नहीं है ना, तो अवाम भी तो बिल्कुल। साथ दे हुकूमत का। अवाम हमारी अलग उसमें चल रही है कि उनके अपने अलग प्लान चल रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी इम्प्लीमेंटेशन पावर खो चुकी है पूरी तरीके से, मतलब पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंट होता है, कुछ जगहों पे नहीं होता। फिर जिनकी जगहों पे नहीं मैं होता वो कहते हैं, हो नहीं रहा, हमारे ऊपर काहे के लिए कर रहा है। मैं एक चीज़ चेक कर रहा था कि रेट लिस्ट कल ऐसे ही मुझे फॉर सम रीज़न मुझे सूजी के लाइक यू नो ट्राई टू फाइंड आउट कि पाकिस्तान में आम की क्या कीमत होती है। मैंने कहा सर्च करता हूँ लाइक यू नो लेट्स सी गूगल के ऊपर कहीं ना कहीं से पाकिस्तान में रेट लिस्ट निकला मिल जाएगी। तो फॉर्चुनेटली मुझे एक वेबसाइट मिली जी। पंजाब गवर्नमेंट की जहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर रेट लिस्ट अपडेट होती है और अच्छा, उसके अंदर फ्रूट्स की और डिफरेंट चीज़ों की रेट लिस्टें हैं वहाँ पे मौजूद। वही लिस्ट जारी कर देते हैं वो रमजान में कि ये लिस्ट है। नहीं वो लिस्ट मौजूद है और वो लिस्ट फिर मैंने किसी से मैंने वेरीफाई किया कि वो लिस्ट जो है वो कहते हैं कि ये लिस्ट जो है रोज़ाना की बेसिस के ऊपर सब दुकानदारों को जो है दी जाती है। अकॉर्डिंग टू दैट दे सपोज टू सेल। मगर कई दुकानदार जो है ज़ाहिर है कि 5-10 रुपये ऊपर रख के जो है उससे बेचते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि लाइक यू नो गलत है, मगर इट्स ओके कि 5 रुपये या 10 रुपये इट्स लाइक यू नो कि अगर रेट तय की है। मगर उनको एक चीज़ का यानी कि जो हम बात कर रहे थे कि लाइक यू नो कि लॉज मौजूद हैं उसकी वो सारा कुछ है, मगर इम्प्लीमेंट करने के लिए तो ज़ाहिर है आवाम को थोड़ा बहुत साथ देना पड़ेगा ना। अब हर जगह पे आप एक पुलिस वाला एक दुकानदार के ऊपर तो खड़ा नहीं कर सकते कि वो रोज़ाना जाके उसको चेक करे और एवरीडे वो सारी चीज़ें करे उसकी। जो अब रमजान में गवर्नमेंट ऐलान करती है कि भाई हमने लिस्ट जारी कर दी है, जी अब अवाम के हाथ में है कि वो लिस्ट जाके उनको दिखाएं, सब्जी वालों को या फ्रूट वालों को, कि भाई ये लिस्ट जारी की गई है गवर्नमेंट से, तुम इससे ज्यादा क्यों बेच रहे हो। एग्जैक्टली। अब वही इम्प्लीमेंटेशन की बात है, अब हमारी अवाम। इसके अंदर एक स्मार्ट तरीका ये क्या इख्तियार किया गया पाकिस्तानी अभी इस गवर्नमेंट ने, जो कि मैंने खुद देखी, वो एक ऐप है। अगर कोई दुकानदार किसी चीज़ के ऊपर जो रेट लिस्ट के ऊपर है और वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, उन्होंने कहा आप इस ऐप पे जाएं, उस दुकान की तस्वीर खींचें, उस चीज़ के बारे में डिटेल दें और जस्ट सबमिट। सो उनके यानी कि वेरी इजी एंड क्विक वे कि आपने बस उस दुकान की तस्वीर खींची, उसका एड्रेस डाला, उसका जो भी आप इंफॉर्मेशन है आपने वो डाली एंड आपने सबमिट कर दिया, ताकि उनके डेटाबेस के अंदर वो चला गया एंड देन लाइक यू नो जो उनकी जो भी एनफोर्समेंट होगी वो जाके उस बंदे को के बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए ना पाकिस्तान में, कि सब लोगों को पता हो कि एक ऐसी ऐप है कि हमें रिपोर्ट करना है। वहाँ पे लोकल लोगों को यकीनन पता होगा। जिस आई एम श्योर के आई डोंट नो सिंध गवर्नमेंट में है कि नहीं, ये पंजाब गवर्नमेंट के अंदर मैंने ये सुना था। और इस किस्म की चीज़ें आई थिंक ये डोमेस्टिक लेवल पे होती हैं या सिटी लेवल पे या जो भी इसको वो संभालता है वहाँ पे। मगर इस तरह की चीज़ों पे एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। इट विल टेक टाइम कि इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो है आई मीन प्रोसेस बनने शुरू हो गए हैं। और अभी मुझे कुछ दिन पहले भी किसी ने बताया था कि एक और ऐप बन रही है जिसके अंदर जैसे यहाँ पे आप लोगों का रैकेट चेक करते हैं जॉब के लिए या डिफरेंट चीज़ों के लिए, तो आप किसी की भी बैकग्राउंड चेक आप उसकी आईडी डाल के उस ऐप के अंदर, यानी कि आपका एक लॉगिन पासवर्ड बना होगा अगर आप एम्प्लॉयर हैं या आपका जो भी जिस तहत भी आपने बनाया होगा, you can go and check on people's like your record. So these kind of things will help slowly. NIC में भी अब उन्होंने स्मार्ट NICs बना दिए, उन्होंने चिप डाल दिए NICs में, तो that should I think tend amount to कि आप उसका बैकग्राउंड चेक कर सकें। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए बेशक। I think
आई थिंक कोविड-19 ना होता तो आई थिंक बहुत सारे खुशाइन इकदाम हो चुके होते अब तक पाकिस्तान में। बेशक। और आई मीन उन्होंने अभी आईटी के अंदर और इसी साइड पे कुछ लोगों को हायर किया है, जो इंटरनेशनल यानी कि कंपनियों से लेके आए हैं पाकिस्तान में इन्हीं चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ताकि चीज़ों को, क्योंकि मैनुअल तो पॉसिबल नहीं है, हमें उनको स्मार्ट वे के, देखो वहाँ पे फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स हर किसी के पास मौजूद हैं, तो दे आर ट्राइंग टू हैंडल दिस। मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान गया था, तो मैं बैंक अकाउंट खुलवाने की कोशिश कर रहा था। आप यकीन करें, मेरा उसने थंब सिर्फ लिया है, फिंगरप्रिंट, बैंक में हूँ, और उसके कंप्यूटर के ऊपर मेरी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ गई थी। एंड आई वाज सरप्राइज कि पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग सिस्टम इज लिंक्ड, कि जो वहाँ से मैंने अपना नादरा का कार्ड बनवाया था, सो नहीं आपको बहुत बेहतरीन हुई है जी, बिल्कुल। आई थिंक अब फोन रजिस्ट्रेशन, सिम रजिस्ट्रेशन और भी बहुत सारी चीजें अच्छी आ गई हैं कि अब सब एवरीथिंग इज बीइंग लिंक्ड अप। तो उसकी आई थिंक उसके और फर्दर इम्प्लीमेंटेशन होंगी, फिर वो सिक्योरिटी में, फिर वो पुलिस के पास जाएगा, डिपार्टमेंट के पास। तो आई थिंक अच्छा है कि ये सारी चीजें, क्योंकि पहले ये होता था ना, किसी का भी आईडी कार्ड को ले जाके बैंक अकाउंट खोल लेता था। अब उन्होंने कर दिया कि वो जो बंदा जिसका आईडी कार्ड है वो खुद वहां पे मौजूद होना चाहिए, उसका फिंगरप्रिंट वो अपने कंप्यूटर के ऊपर लेंगे, एंड उसका रैकेट जो है उसके साथ मैच होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। I mean, that's quite, आई थिंक अच्छे इकदाम दिए गए, और फ्यूचर में भी मुझे तो उम्मीद है अभी भी इस गवर्नमेंट से कि आगे जाके इंशाल्लाह हम इस मुसीबत से निकले कोविड-19 से, तो कुछ अच्छे इकदाम आगे किए जाएंगे कि पाकिस्तान को वापस तरक्की की राह पे गामजन किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, ये कोविड-19 के जो इफेक्ट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, हमने देखा कि वहाँ पे जो तलीमी अदारे हैं वो भी ज़ाहिर है बंद हो गए हैं। बच्चे यहाँ पे पूरे अमेरिका में अभी तक तलीमी अदारे बंद हैं, और पूरी दुनिया में प्रीटी मच सेम सिचुएशन है, मगर पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट सिचुएशन देखने में मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, कि तलीमी अदारों के मालिकान जो हैं वो सड़कों में निकले हुए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी तलीमी इदारे खोलो। तलीम की इंपॉर्टेंस इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है, जो तलीमी इदारों के मालिकान हैं। अच्छा, उससे भी ज्यादा आगे की एक बात करूं मैं समझा आप शायद उसी तरफ जा रहे हैं कि कुछ तालीमी इदारे बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी बंद पड़े हैं, लेकिन तब भी फीसें आ रही हैं कोविड-19 के। मैं उस नेक्स्ट उसी तरफ आ रहा था कि वो फीसें भी मांग रहे हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि कुछ खबरें मेरे पास है कि कोर्ट हाउस ने जो है उसके खिलाफ फैसला दे दिया हुआ है कि लाइक कि अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और तलीमी इदारे बंद हैं तो आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आई थिंक मेक सेंस जैसे हालात है, क्योंकि इन तलीमी इदारों ने इतना पैसा बनाया है पिछले कई सालों के अंदर। आपकी सोच है पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट तलीमी इदारे कितनी कितनी एक सेमेस्टर की फीस लेते हैं, मैं तो सुन के परेशान हो जाता हूँ। जितने प्राइवेट स्कूल यहाँ पे नहीं लेते जितने पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट स्कूल फीसें ले रहे हैं। बिल्कुल। और उसके टॉप ऑफ दैट अभी वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि तलीमी इदारों को खोला जाए। इन हालात के अंदर मैं कम से कम पर्सनली अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मैं अपने बच्चों को अगर तलीमी इदारे गवर्नमेंट खोल भी देगी, आई विल नॉट सेंड देम। बिल्कुल। जो हालात अभी चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और उनकी बेहिसी सिर्फ पैसा, और पैसे की वजह से वो कह रहे तलीमी इदारे खोल दो और बच्चों को स्कूल भेजो, और जो हालत उसके बाद होगी कौन जिम्मेदार होगा उसका? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इतने दिन जो उन्होंने लॉकडाउन रखा उसकी वजह से लोगों की आमदनियां कम हुई जी, लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब खोलने की बातें की जा रही हैं। और सबसे बुरी बात यह कि अगर चले जैसे अमेरिका में लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया, लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन की लॉकडाउन की, अब वो खुलना शुरू कर रहे हैं, हम उसको उस पर भी कह रहे हैं कि यार अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था, या फिर थोड़ा सा इंडोर डाइनिंग वाइनिंग आई थिंक रोकेंगे। अभी जो बातें मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे भी, जैसे ह्यूस्टन जो है ये लेवल 2 पे आ चुका है, सो अगर ये लेवल 1 यानी कि ऑरेंज पे आ गया है, ऑरेंज से नेक्स्ट लेवल जो है रेड है, तो अगर ये यहाँ पे बातें चल रही है कि हो सकता है 1-2 वीक में दोबारा ये लॉकडाउन की तरफ चले जाए। जी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो लॉकडाउन भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सही। आप उसके बाद रीओपनिंग की बातें करेंगे, दैट मींस यू आर लिटरली लाइक जस्ट एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द सेम सिचुएशन जो शुरुआत में थी कोविड-19।
सही। लॉकडाउन में इम्प्लीमेंट किया नहीं गया जितना अरसे करना चाहिए था, लोगों ने उसको तोड़ा। अब आप स्कूल खोलने की बातें कर रहे हैं, बाकी चीजें खोलने की बातें कर रहे हैं, तो आई थिंक फिर तो खुला ग्राउंड है कोविड के लिए। फिर आई तो थिंक मैं तो नेचुरल पर्सनली ये कहूँगा कि फैमिलीज को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि बिल्कुल अपने बच्चों को इन हालात के अंदर, जब तक पूरी तसल्ली ना हो जाए कि हालात बेहतर हो गए हैं, स्कूल अगर एक साल बच्चे का बर्बाद होता है तो होने दें, नहीं, वो लेकिन ज़्यादा ऑनलाइन बेहतर है कि हम ऑनलाइन ऐसा क्लासेस हो रिस्क रही लें। है। पाकिस्तान में बहुत जगह पे ऑनलाइन क्लासेस भी इम्प्लीमेंट की गई हैं, यूनिवर्सिटीज भी कर रही हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो जी यही आई थिंक स्कूल्स को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आजकल बेशक, जब सबके पास लाखों पाकिस्तान में। करोड़ों रुपया उन्होंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारे बच्चे जो है, अभी तो खैर वैसे ही वहाँ पे भी मेरे गर्मियों की छुट्टियां होनी चाहिए, जी बिल्कुल, जून जुलाई में होती है गर्मियों की छुट्टियां। तो जून शुरू हो चुका है, तो वहाँ पे अब तो उनको 2-3 महीने के लिए तो वहाँ पे वैसे ही छुट्टियों में चला जाना चाहिए। बिल्कुल मुझे वैसी छुट्टियां। एग्जैक्टली और उसके टॉप ऑफ दैट यानी कि अभी वो डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल खोले जाएं। वही आप बेसिकली ये वो डिमांड ये देखिए, कर रहे हैं कि हमें फीसें दी जाएं, हमें लॉ फीसें एंड चाहिए। ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो आप ऐप से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जी कि आप फ्रूट्स के खिलाफ और दुकानों के खिलाफ एक ऐप के थ्रू करें। दैट मीन्स कि एवरीबडी हैज अ स्मार्टफोन, जी दैट यू थिंकिंग कि हम ऐप से करें ये काम। ओ यस, तो अगर किसी के पास ऐप के लिए स्मार्टफोन है तो उसके वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है उससे। बिल्कुल। तो आजकल सबके पास है वहाँ पे इंटरनेट एप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। तो आई थिंक इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करनी चाहिए उनको जब तक कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती। अब स्मार्टफोन से ऑपरेट तो ऑपरेट पूरी की पूरी जगह दुनिया भी लगी पूरी हुई दुनिया है। स्मार्टफोन से चल रही है। लोग जी अपने घरों से बैठ के मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आई मीन जी व्हाट, आई मीन आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, आई मीन सिवाय इसके कि आप इसके अंदर से खा नहीं सकते, बाकी सब कुछ आप ये स्मार्टफोन से कर रहे हैं। खाने के लिए मंगा सकते हैं। मंगा सकते, वो भी यू आर राइट, वो भी Yes. वो भी आप कर सकते हैं इससे। जी, और तो अब आगे जाके जो 5G नेटवर्क आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी रेवोल्यूशनरी। बेसिकली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लिंक्ड अप। 5G का जो नेटवर्क आ रहा है वो पूरी दुनिया चेंज कर देगा बेसिकली, जो खबरों में अब पता चल रहा है। क्योंकि इट्स नॉट लाइक 3G 4G, इट्स that's गोइंग a टू बी रेवोल्यूशनरी बेसिकली। what they're saying कि 5G is gonna be real time वीडियो, जैसे ऐसे ही जैसे लाइक आप और मैं सामने बैठ के बात कर रहे हैं। जी जी, There मैं will आपको not be बता any delay. जो आ रहा है 10 times faster than like any regular transmission. लोग ये समझ रहे हैं शायद अभी तक, मैं चले 5G पे भी बात हो रही है तो लोग ये समझ रहे हैं शायद कि जैसे 2G था, 3G था, 4G था, कि 2G के बाद 3G आया तो स्पीड बढ़ गई सिर्फ इंटरनेट की, 3G के बाद 4G आया स्पीड बढ़ गई, कनेक्टिविटी थोड़ी ऐसे बढ़ गई कि स्मार्टफोन अच्छे चलने लगे उसमें। 5G जो आएगा ना वो रेवोल्यूशन लाएगा जो इंटरनेट रेवोल्यूशन लाया था पहले। बेशक 5G is going to link everything up, like आपके बेशक सारे appliances, आपके सारे कंप्यूटर्स, जितनी भी आपकी चीजें वो सब कनेक्टेड होंगी आपस में। बेस उसकी मेन और वजह यह है कि उसकी स्ट्रेंथ वो इतना तो स्ट्रोंग basically वो होगा कि आप हर चीज उससे कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से हमारे पास इस वक्त जो नेटवर्क है वो 5G उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इट्स गोइंग टू बी अ ब्रेक थ्रू बेसिकली। और उस वक्त एक नई दुनिया देखेंगे आप जब 5G होगा, जब भी आप देखें कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो जंग चल रही है 5G कौन सबसे पहले इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि ये एक अलग जंग चल रही है कि एक नई दुनिया बनने वाली है इस वजह से। मगर इसके ऊपर एक कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं कि 5G इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ख़राब हो सकता है। वो आई डोंट नो कि इफ यू गेट अ चांस टू लुक इनटू दैट, मगर मैंने कुछ खबरें सुनी थी कि बात ये है कि आप देखें कि ये दिस इज वन ऑफ दोस कंट्रोवर्सीज बेसिकली जो फोन के बारे में, जब स्मार्टफोन्स आए थे, जब फोन्स बने थे बेसिकली, जब हम एनालॉग फोन से वो जो डायल अप फोन्स होते थे उनसे निकल के हम मोबाइल फोन की तरफ आए थे, जी ये वही उस वक्त भी कंट्रोवर्सी चली थी कि भाई सिग्नल्स जो है फोन के वो कैंसर कॉज करेंगे या समथिंग। क्योंकि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो सिग्नल होता है बेसिकली, ये 2-3 किस्म के होते हैं कि इनकी वेवलेंथ पे डिफरेंट होता है, जो मेरी नॉलेज है इस बारे में, कि जैसे माइक्रोवेव्स होती हैं, जैसे आपके घर में माइक्रोवेव है, वो उसमें वो कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल्स को इतना हीट अप कर देती है कि आपका खाना गरम हो जाता है। जी लेकिन जो फोन की वेवलेंथ है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी फोन पे आती है, वो कैंसर कॉजिंग वाली नहीं है। उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो आपके सेल्स को हीट अप करे या फिर उनमें म्यूटेशंस करे या कोई ऐसी बात हो। तो अभी तक जो 5G के बारे में सुनने में आ रहा है वो उसी वेवलेंथ पे है,
जो नॉन कैंसर कॉजिंग वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक। इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑन द माइक्रो वेवलेंथ जो मगर सेल्स जो 5G के हवाले से आई डोंट नो कि आपने वो खबर देखी थी कि जहाँ उन्होंने टेस्टिंग की गई थी चाइना के अंदर किसी शहर के अंदर, तो जब उन्होंने नेटवर्क ऑन किया था उस एरिया में जितने भी परिंदे थे वो मर के गिर गए थे। आई डोंट नो इफ अब यू हैव ये सीन दैट। नो, आई हैवंट मेरी या नजर मे से नहीं बी शुड गूगल दैट, इंटरनेट के ऊपर आई थिंक ये खबर अभी भी मौजूद है। तो जी। इस तरह की जो चीज़ें हैं आई थिंक इसी उन्हीं को ओवरकम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आई मीन वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हो, आई मीन समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाटएवर, मगर दिस इज ट्रू, दिस नेटवर्क इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लाइक यू नो कभी उसके अंदर हो सकता है कि जो आई मीन इंसान हैं या परिंदे हैं उनके ऊपर किसी हद तक वो अफेक्ट करे, मगर देयर इज अ पॉसिबल वे कि लाइक यू नो वो हो सकता है वो उसको किसी तरीके से हैंडल भी कर सके, और मे बी दैट्स व्हाट दे आर टेस्टिंग राइट नाउ। सो बिल्कुल। आई डोंट नो। आई थिंक फ्रीक्वेंसीज के इफेक्ट तो होते हैं ऑब्वियसली, और अभी हमने देखा भी कि टेस्ला ने कितने सारे हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स जो हैं वो भेजे हैं स्पेस में कनेक्टिविटी और इंटरनेट बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक उनके असरात तो बिल्कुल मुरतब होते हैं। अब जमाना इतना चेंज हो गया, लेकिन आई थिंक उस पर रिसर्च करने की जरूरत है कि आगे, बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन। सही। डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एट द एंड सिर्फ एक चीज़ ऑन लाइटर साइड मैं जी डिस्कस करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि इस वक्त बहुत ही कम, बल्कि मैं कहूँगा 0% जी पाकिस्तान से आम जो है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जी अदरवाइज हर साल पाकिस्तान से आम जो है वो काफ़ी बड़ी मकदार में पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते थे। कोविड-19 की वजह से ये जी चीज़ बिल्कुल 0% होगी। उसकी वजह से पाकिस्तान में आम बहुत ज़्यादा मकदार में, वाफर मकदार में मौजूद है, और उनकी प्राइसेस भी काफ़ी कदरे बेहतर हैं, काफ़ी नीचे हैं। तो जी मैं चाहता हूँ कि लाइक पाकिस्तान के जो शहरी हैं कम से कम वो लोग इस तरफ तवज्जो दें कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बेचारे दुकानदार हैं, उनकी तरफ लाइक यू नो बाहर निकलें और आम खरीदें, ताकि वो बेचारे, मैं देख रहा था काफ़ी जगह के ऊपर बेचारे सारा दिन बैठते हैं, रात को फिर कई दफ़ा उनको आम फेंकने पड़ते हैं, 2-3 दिन के बाद ज़ाहिर है गर्मी की वजह से ख़राब हो जाते हैं अगर ग्राहक मौजूद नहीं है। अब इस इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद है कि दे वांट टू सेल, इवन कई दफ़ा उनको अंडर कॉस्ट भी बेचने के लिए वो तैयार होते हैं, मगर लेने वाला नहीं है वहाँ पे। आई अंडरस्टैंड कि हालात ख़राब है, मगर मे बी पीपल हु कैन अफोर्ड, मैं यहाँ पे बैठ के इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारे बहन भाई रहते हैं दे शुड मे बी सेंड अ गिफ्ट अपने बहन भाइयों को, जो है वो बोलने के यार ये $50 में भेज रहा हूँ, तुमने आज आम खरीदने हैं जाके, जी 1-2 पेटियां जो है आमों की वो खरीदें, ताकि उससे एक पूरा नेटवर्क उसके अंदर जो आता है वो हेल्प होगा हमें जो। नहीं, देखिए इस बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि एक मिसाल के तौर पर आपको बात बताऊंगा कि मैं नॉर्थ ब्रंसविक में रहता हूँ, यहाँ न्यू जर्सी में, जी और मैं एक कम्युनिटी पेज का मेंबर हूँ यहाँ पे। जो नॉर्थ ब्रंसविक का हमारा कम्युनिटी पेज है, उसमें नॉर्थ ब्रंसविक के सारे लोग जो है वो पोस्ट करते हैं, तो आप इन्फॉर्म रहते हैं कि क्या चल रहा है सोसाइटी में। जी उसमें मैंने देखा था कि कितना अच्छा उन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया था कि चूंकि लोकल बिजनेसेस और लोकल रेस्टोरेंट्स के बिजनेस कोविड-19 की वजह से बहुत इफेक्टेड हुए थे, जी तो उन लोगों ने ये शुरू, हम यहाँ नॉर्थ ब्रंसविक में हम लोगों ने शुरू किया था कि एक एक करके एक रेस्टोरेंट पिक करते थे और सारे लोग जो है वो वहां से ऑर्डर करते थे, ताकि उनके बिजनेस को फायदा पहुंचे, तो वो सही सस्टेन कर सकें कि इस पेंडेमिक से निकल के उनका बिजनेस प्रोलॉन्ग कर जाए, ताकि वो सही। सस्टेन कर। आई बिल्कुल थिंक यही इस वक्त पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बेशक। सारे बिजनेसेस जो है उनको नुकसान पहुंचा है, और वो हमारे यहाँ तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल के उनको एड पहुंचा दें कि वो एम्प्लॉइज का अपना पेरोल कर सके और सब कुछ कर सके। तो वो आई तो थिंक ये अभी ये यही छोटा सा एक कम्युनिटी। ये ना कि गिफ्ट, मैं कह रहा हूँ कि हम सारे जितने पाकिस्तानी हैं पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, अगर $50-50 जो हम भेजें, अगर आई मीन 5-6 हज़ार रुपया बनता है, एक पेटी मेरे ख्याल इतने की आ जाएगी, जिसके अंदर कई बल्कि पेटियां आ जाएंगी 5-6 हज़ार में। तो आप अगर भेजें वहाँ पे और उनको कह के लाइक अपने घर वालों को सिर्फ जाके खरीदें और खाएं और अपने दोस्तों में बांटें। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फल कोई भी फल हो सकता है, मगर इससे एक आपका शोबा जो है वो कवर हो जाएगा, बहुत सारे लोग जो है उससे उनको हेल्प होगी। मैंने बल्कि एक चीज़ और मैंने अपने एक दोस्त से डिस्कस की थी, और आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट, आई वांट टू शेयर दैट क्विकली। मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि रोज़ाना जाके ना किसी इलाके में खड़े हो जाएं, और वहाँ पे जब लोग
किसी रेडी वाले के पास, किसी फल वाले के पास खड़े हों और उससे जब वो रेट तय कर रहे होते हैं तो 15-20 रुपए का फ़र्क होता है। को दुकानदार कह रहा होता है कि इतने का है, वो कहता है इतने का है, और बंदा ना लेते हुए चला जाता है। मैंने कहा आपने खड़े होते हैं, अगर उनका रेट ना बन रहा हो ना, उनको कहे आपने इतने देने, डिफरेंस हम पे कर देते, आप खरीद लें। सही। एंड आई उन मेरे दोस्त को आइडिया अच्छा लगा एंड दे गोना इम्प्लीमेंट फ्रॉम टुमारो। मैंने कहा आई विल पे पर्सनली कि दैट अमाउंट कि अगर एक और बात मैं आपको एक और बात मैं कहूंगा आपको कि आई थिंक अगर आप ये भी आइडिया शायद दें और ये इम्प्लीमेंट किया जाए जी कि हर साल जब भी पाकिस्तान में आम आता था जी और आता है जब भी, तो ज्यादातर क्योंकि आपको पता है कि आम अच्छा खासा महंगा होता है पाकिस्तान में। बेशक जब इस साल बहुत सस्ता है, कोविड से पहले जब मार्केट में आता था तो महंगा होता था। बेशक तो ज्यादातर वो फैमिलियां जो अच्छा अर्न करती हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वो आम बनिस्बत ज्यादा खाती हैं बजाय गरीब तबके के। सही। तो वो एक तबका था जो हमेशा आम से महरूम रहता था। आई थिंक इस वक्त जब आम सस्ता है तो आई थिंक उस तबके को ज्यादा पहुंचाना चाहिए आम जो हर साल कम खाता था, ताकि आपके पास एक स्पेस अवेलेबल है कि जहां आप उसको ज्यादा एक्स्ट्रा आम को डम कर सकते हैं एक तरीके से कि ज्यादातर लोग खाएं वो आम। तो बेशक जाया होने से भी बचेगा, उन लोगों को भी मिलेगा जो हमेशा आम कम खा पाते थे बेचारे। और आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया टू मे बी। दैट्स वेरी गुड आइडिया। और आई थिंक इस तरह थोड़ा थोड़ा करके लाइक अगर हम यहाँ से बैठ के अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों के जरिए इन चीज़ों को हेल्प करने की कोशिश करें तो आई थिंक इट कैन मेक बिग डिफरेंस कि आप छोटी छोटी चीज़ करके भी आई मीन वी कैन हेल्प अ लॉट। सो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू डू, फिर एक्सरसाइज भी करें, वॉक भी करें क्योंकि हमारे आपको पता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस इतने होते नहीं, सब ज्यादा आम खाएंगे। पाकिस्तान में मैं अक्सर कहता हूँ गर्मियों में कि पाकिस्तान में गर्मी में रहना जहाद है। जो बंदा पाकिस्तान के अंदर गर्मी के अंदर वहाँ पे रहता है, स्पेशली वो जिसके पास जनरेटर नहीं है, यूपीएस नहीं है, एसी नहीं है, उन लोगों का मैं बस सल्यूट करता हूँ कि वो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ज़िंदगी गर्मी में गुजारते हैं लोग। सो दोज पीपल आई थिंक उन लोगों को ख़ास तौर पे हमें जाके आमों का तोहफा देना चाहिए, बल्कि हो सके तो पानी की और बर्फ़ वाली बाल्टी में डाल के देने चाहिए। सो इंशाल्लाह लेट्स सी कि हमारे जितने बहन भाई जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर अमल कर सकते हैं, सिर्फ $25-50, नॉट टू मच मनी, हमारे एक लाइक इस गिफ्ट से हो सकता है काफ़ी लोग जो है एक वक्त के लिए उनके चेहरे पे खुशी भी आ जाएगी और वो दुकानदार के चेहरे पे भी खुशी आ जाएगी और जिसको मिलेंगे, जो खाएगा, उसके चेहरे पे भी खुशी आ जाएगी। इसी के साथ मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।